ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 ग्रेविटेशन का जो हमारा न्यूमेरिकल्स है, एक तरह से उसका रिवीजन है आपके लिए आज। ठीक है, न्यूमेरिकल इसको पहले भी हम कर चुके हैं, तो एक बार देख लेते हैं। इतने सेट ऑफ फार्मूला जो यहाँ पर लिखे हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि क्या फार्मूलेस थे। हमें बेसिक फोर्स का फार्मूला हम 9th स्टैंडर्ड में न्यूटन लॉ से सीखते हैं। फोर्स का फार्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है ना। अब यहाँ पर वेट भी एक तरह का क्या है? फोर्स है। तो फोर्स की जगह हमने क्या लिख दिया? वेट लिख दिया। मास की जगह मास है और ए की जगह जी, मतलब वही है। ए और जी इक्वल है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को, वो लिखा गया। इसके अलावा आपको वेट का एक और एक फॉर्मूला है Gm/r²। अब ये कहाँ से आएगा? ये यहाँ से आएगा। ये कौन सा फॉर्मूला है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। याद है, दो बॉडी जब आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है तो उनका जो फोर्स क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज होता है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, बराबर ये। और जी का वैल्यू तो आपको मालूम है क्या होता है? 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। और स्मॉल जी का वैल्यू क्या होता है? कैपिटल जी का वैल्यू ये होता है क्या? 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। और स्मॉल जी का वैल्यू क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। इसका वैल्यू चेंज हो सकता है, इसका वैल्यू चेंज नहीं होता। इसका वैल्यू पोल और इक्वेटर पर बदलता है, हमने पढ़ा है। इसका वैल्यू पूरे यूनिवर्स में क्या है? सेम रहता है, ये हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ये है। स्मॉल जी के लिए फॉर्मूला क्या है? Gm/r², है ना। कॉन्सेप्ट हम सब पढ़ चुके हैं, खाली एक फॉर्मूले को गो थ्रू कर रहे हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्या था? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट ये था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं अर्थ सरफेस से किसी हाइट पर लेकर आऊँ तो उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो वहाँ पर ग्रेविटेशन और किसके अगेंस्ट में काम करेगा? ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम करेगा। तब हमने उस कॉन्सेप्ट से ये फॉर्मूला लाया था -Gmm/r+h। h क्या है? अर्थ से जितनी हाइट ऊपर आप उसको ला रहे हो। एस्केप वेलोसिटी क्या होता था? कितना होता है एस्केप वेलोसिटी? एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू एग्जाम में पूछ सकता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को आप 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से फेंकोगे तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। एस्केप वेलोसिटी का हमारे पास फॉर्मूला √2gm/r, वरना दूसरा फॉर्मूला क्या है? 2g/r। क्योंकि gm और वो चलो बाद में बताऊंगा, पर याद रखो दोनों सेम ही फॉर्मूले हैं वैसे देखा जाए तो। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का हो गया। ये बेसिक फॉर्मूले जो अक्सर आते भी हैं। काइनेमेटिकल इक्वेशन, जब भी दुनिया की कोई भी चीज़ जब मोशन में चला जाए तो हम उसे इस तीन में से कोई इक्वेशन में क्या कर सकते हैं? डाल सकते हैं। पहला वाला क्या होता है? v = u + at, s = ut + ½ at² और v² = u² + 2as। इसमें सबका अपना अपना यूजुअल मीनिंग है। u का मीनिंग इनिशियल और ये फाइनल वेलोसिटी, a का एक्सीलरेशन, t का टाइम और s का डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है ना। s का माने डिस्प्लेसमेंट, माने समझ रहे हो ना, अपनी जगह से कितना आगे वो गया। अब हमारे क्वेश्चन में a की जगह क्या आता है? g आता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन को किससे रिप्लेस करते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से रिप्लेस करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? u + gt, u + ½ gt², u + 2gs। हाँ, at² है ना यहाँ पर। तो a की जगह क्या लिखेंगे? g, क्योंकि a और g का नोटेशन बराबर है तो कंफ्यूज मत होना। अगर g दिया जाए तो वहाँ पर क्या लिखना है? g लिखना है। और s की जगह आप ये भी लिख सकते हैं। s किसके बराबर है? h के बराबर। अगर कोई बोलेगा कि कोई ऑब्जेक्ट है जो अर्थ से 10 सेंटीमीटर ऊपर गया है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 10 हुआ। तो s लिख लो या h लिख लो, एक ही बात है। समझ गए? एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट क्या है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। ये MCQ में आता है क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम में कोई भी फॉर्मूला नहीं पूछेगा आपसे। शायद आ भी जाता है कभी कभी। एक एग्जाम में आ गया था कि एस्केप वेलोसिटी का सिर्फ फॉर्मूला बताओ, तो फॉर्मूला बता दो, जो 2 फॉर्मूले हो लिख दो, 1 मार्क्स मिल गया। कभी कभी सिर्फ फॉर्मूला पूछेगा, कभी पूछेगा कि वैल्यू निकाल कर दो। समझ गए? सबसे ज़्यादा अभी जो हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे वो ये वाला होगा। ठीक है ना, ये हम कर चुके हैं। और ये वाला एक फॉर्मूला है। ठीक है, याद रहेगा। तो इस तरह से ये सारे के सारे क्या है? तुम्हारे फॉर्मूले जो तुम्हें पता होना चाहिए। फेयर इनफ। ठीक है, तो पहले सवाल पर चलते हैं अभी। तो हमारा पहला सवाल क्या है? ये देखो, हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। सॉल्व द फॉलोइंग एग्जाम्पल। टेक्स्ट बुक में अनसॉल्व्ड जो है पेज नंबर 15 पर है, वो कर रहे हैं। ठीक है ना। तो क्या है देखो क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स।
फर्स्ट वाला एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर ऑन द प्लैनेट, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी ऑन द प्लैनेट, ये पूछे। तो एक ऑब्जेक्ट है जिसको 5 सेकंड क्या हो रहा है, नीचे आने को लग रहा है, ग्राउंड पे आने के लिए नीचे कितना टाइम लग रहा है, टाइम उसको दिया है 5 सेकंड। हाइट यहाँ पर दिए तो हाइट को क्या ले लेंगे, डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे, ठीक है ना। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी, स्मॉल जी का वैल्यू पूछा है कि क्या होगा, ठीक है। पहले सम को लिख के एनालाइज करते हैं कि क्या है। 5th का ए कर रहे हैं हम लोग। टाइम दिया है 5 सेकंड का, हाइट यानी डिस्प्लेसमेंट दिया है 5 मीटर का, आपको स्मॉल जी पूछा है, ठीक है ना। हमारे पास काइनेमेटिकल इक्वेशंस है ना, ये सारी चीज़ें हमारे को दी हुई है, काइनेमेटिकल इक्वेशन हमारे पास होता है। तो काइनेमेटिकल इक्वेशन देखेंगे तो कौन सा काइनेमेटिकल इक्वेशन हम ले सकते हैं यहाँ पर, ये लेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसमें नहीं आएगा, है ना, इससे तो हमको वैल्यू नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है, v भी नहीं है और u भी नहीं है। हाँ, क्या लेंगे, अच्छा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लेंगे या u प्लस जी टी लेंगे, तो फिर से हमारे पास नहीं है कुछ भी, तो यहाँ पर क्यों पर, हाँ तो चलो वो भी ले लिया, एस इज इक्वल टू, चलो एस दिया है तो एस भी ले लिया, सारे फॉर्मूले लिख के देख ले। एस इज इक्वल टू हाफ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ जी टी स्क्वायर लिख देंगे। हाँ लिख दिया, पर इनिशियल वेलोसिटी क्या लेंगे फिर इसकी, इनिशियल वेलोसिटी क्या लेंगे, क्वेश्चन पढ़ो और समझने की कोशिश करो, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। एस मेरे पास है, टी मेरे पास है, एस और यू चाहिए किसी तरह से, अगर यू मिल जाए तो मेरे को मालूम पड़ जाएगा। एक ऑब्जेक्ट 5 मीटर की हाइट पर है ना, तो वो रुका हुआ है अभी, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, हाइट 5 है, 5 मीटर की हाइट है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 0, रुका हुआ है ना, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0। तो अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो यहाँ लिख लो कि u कितना होगा 0 मीटर पर सेकेंड होगा, क्योंकि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0। अब फॉर्मूला ले लो, s का वैल्यू क्या है 5, u का वैल्यू क्या है 0, t का वैल्यू क्या है 5, हाफ g का वैल्यू मुझे पता लगाना है, टाइम कितना है 5 का स्क्वायर बराबर है। हाँ तो 5 0 इंटू 5 कितना होगा 0 प्लस हाफ इंटू जी, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, है ना। अब ये 25 हो गया, तो ये क्या बचा है यहाँ बचा 25g अपॉन 2, समझे ना। ये 25g और ये मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया 25g अपॉन 2, ठीक है। इतनी बात समझ में आया। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो 1 इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा 5g अपॉन 2। अब ये 2 को यहाँ भेजो 5 को यहाँ पे, तो g का वैल्यू कितना आएगा 2 अपॉन 5, अरे बराबर ना, उल्टा हो जाएगा। तो 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 20 हुआ, 5 4 जा 20, तो g का वैल्यू कितना आ रहा है 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया। तो यहाँ पर हमको u दिया नहीं था, पर हमको समझना है कि u क्या होगा, समझ गए। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की पोजीशन में है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0। अभी आप रेस्ट की पोजीशन में हैं तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई 0। समझ आई बात, ठीक है। तो ये पहला सवाल था। दूसरे सवाल पर आते हैं, ठीक है। दूसरा सवाल देखते हैं, क्या याद रहेगा ना, क्वेश्चन के आगे लिख लो, वहाँ पर u इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। चलो अगले सवाल को ध्यान से देखो, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। द रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। इफ द मास ऑफ ए इज ma, व्हाट मस्ट बी द मास ऑफ b, सो द वैल्यू ऑफ g ऑन b इज हाफ ऑफ इट्स वैल्यू ऑन a। अगर एक सरल लाइन में एक सीधा सीधा पढ़ा जाए तो क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर कॉम्प्लिकेटेड है नहीं अगर हम उसको टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ें। तो ज़रा ध्यान से देखते हैं। पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। हमें क्वेश्चन पढ़ के पहले वाले से इतना तो अंदाज़ा लग रहा है कि 2 प्लैनेट है, एक प्लैनेट ए है और दूसरा प्लैनेट क्या है बी है। हाँ कुछ भी नाम दे दो, राम लखन करण अर्जुन सुलेमान उस्मान, प्लैनेट का नाम कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। तो इस प्लैनेट का रेडियस है तो ये आर ए होगा, तो इस प्लैनेट का रेडियस क्या होगा आर बी होगा, ठीक है। रेडियस का जिक्र हो रहा है तो वो है। अब इफ द मास ऑफ ए इज एम ए, इसका मास एम ए है तो इसका मास क्या होगा एम बी, बराबर है। इतनी बात ठीक है।
और क्या क्या है इसमें, व्हाट मस्ट बी द मास ऑफ बी सो द वैल्यू ऑफ जी ऑन बी। तो यहाँ पर और एक चीज़ का जिक्र हुआ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो जी ए होगा और यहाँ क्या होगा, जी बी होगा। यानी कि इस क्वेश्चन में 3 पैरामीटर तो दिए हैं, 3 पैरामीटर है, रेडियस का जिक्र है, मास का जिक्र है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जिक्र है, दोनों का। तो ये 3 पैरामीटर से रिलेटेड हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। तो डेटा यहाँ पर भी लिख लेना कि डेटा है तुम्हारा, पहले क्वेश्चन में भी, और ये फॉर्मूला था। तो आपका डेटा क्या है यहाँ पे वो देख लेना। आपके डेटा में आपको कुछ दिया हुआ है, आपको दिया है कि द रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। रेडियस ऑफ प्लैनेट ए, पढ़ते जाने का, इक्वेशन लिखते जाने का, क्या बोला, पढ़ते जाने का, इक्वेशन लिखते जाने का। तो रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज माने इक्वल्स टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। अरे समझ आया? तो आर ए इज इक्वल टू क्या है, आर बी अपॉन 2। इस आर बी को ये न्यूमरेटर में आएगा तो क्या होगा, डिनोमिनेटर। तो बोलो आर ए अपॉन आर बी कितना होगा, 1/2। फिलहाल को इसको बॉक्स में करके रखो ताकि अपने को ये आगे काम आएगा। इतना समझे, एक रिलेशन तो हमको समझने आ गया। आगे नहीं आ गया। आगे क्या बोला है देखो, इफ द मास ऑफ ए इज एम ए व्हाट मस्ट बी द मास ऑफ एम बी। आपको पूछा गया कि एम बी का मास कितना है, यानी निकालना क्या है, मास ऑफ प्लैनेट बी। क्या निकालना है आपको, मास ऑफ प्लैनेट बी निकालना है, ठीक है ना। इफ द मास ऑफ ए इज एम ए व्हाट मस्ट बी द मास ऑफ बी सो दैट द वैल्यू ऑफ जी ऑन बी, वैल्यू ऑफ जी ऑन बी क्या बोला है, पढ़ते जाते लिखते जाते। वैल्यू ऑफ जी ऑन बी इज हाफ ऑफ दैट ऑफ ए। मतलब क्या, g का b पर जो भी वैल्यू है वो किसका हाफ होगा, g का a पर जो भी वैल्यू उसका हाफ होगा। तो वैसे यहाँ पर क्या होगा, जी बी अपॉन जी ए क्या हो जाएगा, 1/2। अरे बात समझने आ गई। ये पूरा डेटा है। टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, बोलो क्या फाइंड करना है, एम बी है ना। सब यहाँ पर एम बी जी बी सब दिया हुआ है, एम बी फाइंड आउट करना है अपने को। क्वेश्चन समझ में आया? पढ़ के हमने 3 पैरामीटर थे, तीनों पैरामीटर से कुछ ना कुछ मिला है। ये दोनों का 1/2 और 1/2 दिया और तीसरे का एम बी अपने को निकालने का है। इतनी बात समझ गए। अब मुझे बताओ कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा। आपने फॉर्मूला पढ़ा इसके लिए, अब भी लिखा है? नहीं, स्मॉल जी का एक फॉर्मूला लिखा है हमने अभी। देखो जी इज इक्वल टू क्या होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर है। इतना सीधा तो फॉर्मूला है, सारे पैरामीटर दिए हैं। हाँ देखो यहाँ पर फॉर्मूले में जी का जिक्र हो रहा है, क्या मैंने यहाँ पे जी को लिखा है, नहीं लिखा है। तो यहाँ जी लिखूंगा तो यहाँ जी ए और जी बी लिखेंगे, बराबर मारूंगा पकड़ के, क्योंकि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। किसी भी प्लैनेट पर कैपिटल जी का वैल्यू क्या होता है, सेम। कई बार बता चुका हूँ, भूल जाते हो सब। तो यहाँ भी जी रहेगा और यहाँ भी क्या रहेगा, जी, क्योंकि जी माने जीनियस। नहीं मालूम, पार्ले जी का ऐड नहीं सुने, क्योंकि जी माने जीनियस। चलो अब बताओ, अगर प्लैनेट ए के लिए इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, बोलो जी ए इक्वल्स टू जी एम ए अपॉन आर ए स्क्वायर। अरे यही बनेगा ना, यहाँ पे जी आएगा, फिर बोल रहे हो हाँ, अरे नहीं आएगा, दोनों प्लैनेट में जी क्या होता है, सेम। यहाँ ए बी इसलिए लिखा है क्योंकि हर वैल्यू क्या है, प्लैनेट के हिसाब से चेंज होगी। पर ये जो है कैपिटल जी कभी चेंज नहीं होता। अरे कंपटीशन होता है ना, मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड होता है कि नहीं। तो मिस यूनिवर्स कौन होती हैं, जो पूरे यूनिवर्स की मिस है। अरे समझ गए, सारे प्लैनेट पर वो जीती हैं। नहीं, वो तो मिस यूनिवर्स तो पूरे वर्ल्ड से आते हैं ना, लोग पूरी दुनिया से आते हैं, अलग अलग प्लैनेट से। मिस वर्ल्ड से आते हैं, बस मिस यूनिवर्स में यूनिवर्स से आते हैं। और जीतता पर एक ही प्लैनेट है, उसमें कौन, अरे अर्थ जीतता है ना। लॉजिक समझे, मुझे क्या मालूम, मैं थोड़ी ना रखाता हूँ। हाँ बोलो, जी बी का फॉर्मूला टू जी एम बी अपॉन आर बी स्क्वायर। क्या बात है, ठीक है। अब दोनों को डिवाइड कर लो। क्यों, अब तुम मैंने ऐसा डिवाइड ही क्यों कर रहे हो, ये सब में रेशो ही दिया हुआ है ना, हम डिवाइड करेंगे सबका रेशो मिलेगा। तो जी ए डिवाइडेड बाय जी बी। अभी अपन बड़ा सा सैंडविच बनाएंगे, तो ये क्या होगा बोलो, जी एम ए अपॉन आर ए स्क्वायर। अरे बराबर है, यहाँ पे डिवाइड में पूरा आएगा, तो मैं इसको पलटी मार के अगर लिख दूँ मल्टीप्लाई में, तो क्या लिखेंगे इसका उल्टा, आर बी स्क्वायर अपॉन जी एम बी। जी और जी कैंसल, ठीक है। अब यहाँ बचा जी ए अपॉन जी बी, और यहाँ क्या बचा, एम ए को एक साथ ले लो, एम ए अपॉन एम बी,
इंटू यहाँ क्या है आर बी स्क्वायर अपॉन आर ए स्क्वायर। ये दोनों स्क्वायर स्क्वायर है ना, मिटा दो यहाँ से स्क्वायर, ब्रैकेट बना दो, द होल स्क्वायर डाल दो, सेम वही बात है। मुझे बताओ जी बी अपॉन जी ए का रेशो 1/2 है, तो जी ए अपॉन जी बी का रेशो क्या होगा 2/1, यानी कि 2 आएगा यहाँ पर। अरे समझ आया, ये 2 कहाँ से आया, यहाँ से आया। एम ए अपॉन एम बी तो पता नहीं हो, तो पता लगाना है अपने को। हाँ तो 1/2 का उल्टा क्या होगा 2, तो यहाँ क्या होगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब क्या होगा बोलो आगे, 2 यहाँ आ जाएगा, यहाँ क्या है एम ए अपॉन एम बी, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ कर डिवाइड, है ना। यहाँ क्या बचेगा बोलो, एम ए अपॉन एम बी, 2 1 जा 2 2 जा, एम ए अपॉन एम बी इज इक्वल टू 1/2, 2 को यहाँ भेजो, ट्वाइस ऑफ एम ए इज इक्वल टू क्या एम बी। हमें क्या निकालना था, मास ऑफ बी। तो मास ऑफ बी, प्लैनेट बी का मास कितना है, जितना भी ए का मास है उसका डबल, तो हो गया ट्वाइस ऑफ एम ए, और एम ए का मास हमें नहीं पता, तो यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। समझ में आया, पक्का समझा, ठीक है। तीसरा सवाल भी देख लो, फिर उसके बाद देखते हैं, लिखने का टाइम देता हूँ थोड़ा। पक्का समझ में आया, ठीक है। इतना एक्सप्लेनेशन डाइजेस्ट पे भी नहीं दिया होता है, इसलिए बोला नोट्स अच्छे से बना लेना, समझ गए। आलतू फालतू नोट्स मत बनाना, ये सब समझ में आना चाहिए, एग्जाम के दिन दिमाग में जाना चाहिए आसानी से। तीसरा सवाल देखो, द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर 5 kg एंड 49 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। मास और वेट दोनों दिया हुआ है, एक ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ, मालूम है ना, मास और वेट दोनों अलग अलग क्वांटिटी है। अच्छा, तो आगे क्या है, व्हाट विल बी देयर वैल्यूज ऑन दी मून, मून पर उनका वैल्यू कितना होगा। अज्यूम दैट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून इज 1/6 ऑफ दैट ऑफ अर्थ। मतलब बोला है कि अर्थ पर जितना भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मून पर उसका कितना है 1/6। मतलब यहाँ पर वजन अगर वेट हमारा 60 किलो है, तो वहाँ कितना होगा, और डिवाइड बाई 6 यानी कि 10 किलो। जितना भी हमारा आज यहाँ पर वेट दिखाता है वेट मशीन में, मून पर उसका कितना हो जाएगा 1/6 यानी कि डिवाइड बाय 6। तो अब मुझे बताओ, वो ऑब्जेक्ट का मास 5 किलो है, तो मून पर उसका मास कितना होगा 5 किलो ही रहेगा। क्यों, क्योंकि मास कभी भी चेंज नहीं होता। उसका मास मार्स पर कितना होगा 5 किलो, उसका मास यूरेनस पर कितना होगा, दादर में कितना होगा, चिंच पोकली में 5 किलो, क्योंकि मास तो कभी चेंज नहीं होता, तो उसका मास तो क्या रहेगा सेम। तो उसका मास क्या आएगा 5 किलो, बस मास का तो आंसर ही वही है। वेट क्या होगा उसका 1/6। वेट ऑन मून जो होगा, ये मास ऑन मून था, ये मास ऑन मून था, तो वेट ऑन मून क्या होगा 1/6 ऑफ वेट ऑफ अर्थ। तो अर्थ पर वेट क्या है 49 है ना। 6 1 जा 6 8 जा 48 हुआ, कितना बचा 1 0, कितना होगा 6 1 जा 6, 4 बचा है ना 0, 6 6 जा 36। सो 8.16 या 17 तक लेकर गया है, तो उसको 1616 ऐसा आएगा, तो उसको 17 कर देना, तो 8.17 क्या होगा वेट ऑन मून होगा। बात समझ में आई तुमको, ठीक है, समझ गए। चलो लिख लो। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 4th क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड रीचेज अ हाइट ऑफ 500 मीटर। व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी, हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक टू कम बैक टू द अर्थ अज्यूमिंग g इज इक्वल टू 10। एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया, तो जब ऊपर फेंका गया, तो जब स्टार्टिंग में ऐसे फेंका जा रहा है ऊपर, तो कुछ ना कुछ तो उसकी वेलोसिटी होगी, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी पता लगाना है। इनिशियल वेलोसिटी में तो क्या पता लगाना है u, ठीक है ना, उसको जब फेंका जा रहा है। अब जब ऊपर जाएगा तो एक ऐसा पॉइंट आता है जब वहाँ पे उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। तो हमें इस केस में मालूम है उसकी इनिशियल वेलोसिटी पता लगानी है, और फाइनल वेलोसिटी क्या है 0। समझना है फाइनल वेलोसिटी क्यों 0 होगी, तो फाइनल वेलोसिटी क्या उसकी 0 है। अब आपको पता क्या लगाना है, अब वो कहाँ तक इतना ऊपर गया है 500 मीटर तक ऊपर गया है, ये मालूम है। What was its initial velocity? How long will the object take to come back to earth? कितना टाइम अर्थ पर आने के लिए उसको लगेगा, ये भी पूछा गया है। ठीक है, तो अर्थ पर आने के लिए कितना टाइम लगेगा, पहले अर्थ से ऊपर जाएगा वो एक टाइम होगा, अर्थ से नीचे आएगा वो एक टाइम होगा, बराबर है, ऐसे पता लगाना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर डी है हमारे पास।
तो क्वेश्चन नंबर डी है, डेटा पहले लिखते हैं। जो ऊपर गया वो हाइट है यानी कि डिस्प्लेसमेंट है, तो एस कितना है 500 मीटर। फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। जी का वैल्यू हमें क्या दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें पता लगाना है पहले यू पता लगाना है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, और टाइम पता लगाना है। टाइम दो हिस्सों में डिवाइड होगा, T1 प्लस T2, आने और जाने का टाइम, आने का यानी कि ऊपर आने जाने का, आने का, और हाँ ऊपर और नीचे लिख देता हूँ, ठीक है ना, ऊपर और नीचे, ठीक है, ऊपर और नीचे आने का जो टाइम है वो पता लगाना है, ठीक है ना। हाँ, तो ये हमें पता लगाना है कि टी क्या है और यू क्या है, बराबर है। अब बताओ ये सारी चीज़ों को देख के बताओ यहाँ फॉर्मूला हम कौन सा अप्लाई करेंगे सबसे पहले यू को पता लगाने के लिए। ये वाला नहीं, बोलो क्या है ये वाला, क्या वहाँ क्या मैं आम वाम बेच रहा हूँ क्या, ये वाला है। हाँ, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, पक्का। यू पता नहीं है, टी पता नहीं है, यूटी में तो दोनों पता नहीं है। ऐसा इक्वेशन चूज करना जिसमें कोई एक वैल्यू अननोन हो। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है ना। इसमें जी का वैल्यू यानी कि ए का वैल्यू है वही, है ना, बात समझने आ रही है। तो v कितना है यहाँ पर 0, तो यहाँ क्या होगा 0 का स्क्वायर। u पता लगाना है 2, a का वैल्यू क्या है 10, s का वैल्यू क्या है 500, बराबर। तो ये तो 0 हो गया, ये u स्क्वायर हो गया, ये कितना हो जाएगा 2 10 20, और ये हाँ तो 10,000 होगा। पर ये वैल्यू तो हमें किस में मिल रहा है, माइनस में नहीं आ रहा है वैल्यू। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है, तो फाइनल वेलोसिटी तो हमने 0 ले ली उसकी, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें पता लगानी थी ये। टाइम लंबा नहीं हो जाए। बताने का मतलब ये है कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि कुछ हम ऊपर भूल गए। क्या भूले हैं, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा अपोजिट। तो यहाँ पे जी का वैल्यू क्या रहेगा -10, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा ये माइनस। 2 10 का कितना होता है 20 इंटू कितना है 500 है, बराबर है। तो 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर, 5 2 का कितना होता है 10, कितना 0 आएगा 3 0 आएगा, बराबर। ये इसको यहाँ भेज दो तो बोलो क्या हो जाएगा यू स्क्वायर, या 0 प्लस 10,000 कितना हुआ 10,000, तो देयरफॉर यू स्क्वायर कितना आ रहा है 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ बराबर 1 2 3 4। तो u कितना आएगा 1, यहाँ से 2 0 है तो 1 0, यहाँ से 2 0 है तो 1 0। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई उसकी 100 मीटर पर सेकेंड, समझ आया। तो ये इनिशियल वेलोसिटी थी। उसके बाद क्या पूछा है, टाइम पूछा है, बराबर। अब टाइम पूछा है तो हमारे पास अलग अलग फॉर्मूला है टाइम निकालने के लिए। एक फॉर्मूला तो ये हमारे पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर वाला है ना। तो इसके अंदर s को क्या लिख सकते हैं 500, u कितना मिला 100, टाइम आपको पता लगाना है, प्लस हाफ जी का वैल्यू क्या है 10, और यहाँ क्या है टी स्क्वायर, बराबर है। हालांकि अपन और एक फॉर्मूला भी था ना हमारे पास जिसमें टाइम था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, उससे आसानी से निकल जाता। हाँ वही करा दूँ, ये नहीं, ऐसे तो इससे भी निकल जाएगा, ऐसा नहीं है, चलो ठीक है। तो हमारे पास ये भी फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, या जी टी कर देंगे यहाँ पर, बराबर। तो v का वैल्यू क्या है 0, u का वैल्यू क्या है 100, g का वैल्यू क्या है 10, टाइम हमें पता लगाना है, बराबर। तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 10t, माइनस 10t को यहाँ ला दो, 0 प्लस 10t इज इक्वल टू क्या होगा 100, 0 प्लस 10t कितना होगा 10t इज इक्वल टू क्या होगा 100, 100 डिवाइडेड बाई क्या होगा 10, कितना आया 10 सेकेंड। ये 10 सेकेंड जाने में लगेगा, 10 सेकेंड आने में लगेगा, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 20 सेकेंड। सो टोटल टाइम आपका आएगा यहाँ पर 20 सेकेंड का टाइम आएगा, समझ आया। तो इस तरह से आपके यहाँ पर 2 आंसर निकले। यहाँ पे ये छोटी सी बात याद रखनी कि हमें माइनस डालना नहीं भूलना है, ठीक है। तो ये डी हो गया। अब आगे के देखते हैं ई वाला, ठीक है।
ई वाले क्वेश्चन में देखो क्या है, अ बॉल्स फॉल ऑफ अ टेबल एंड रीचेज द ग्राउंड इन 1 सेकेंड। ठीक है, एक बॉल है, सपोज करो ये बॉल है और यहाँ से क्या हो रहा है, टेबल से नीचे गिर रहा है। अज्यूमिंग जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेटेड स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड। आपको जब ग्राउंड पर आएगा तब, अभी इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी 0, नीचे आएगा मतलब फाइनल वेलोसिटी पता लगानी है। एंड दी हाइट ऑफ द टेबल, हाइट ऑफ द टेबल माने उसको ये पता, अब यहाँ से जब नीचे गिरेगा, ये यहाँ है, सपोज करो ये टेबल से नीचे गिरा ज़मीन पे, तो जितना टेबल ऊपर होगा वही उतना ही डिस्प्लेसमेंट करेगा। अगर टेबल 100 मीटर की हाइट पे तो 100 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होगा, बराबर है। तो यहाँ पर आपको डिस्प्लेसमेंट पता लगाना है। दूसरी चीज़ समझ में आया क्या है, एक बॉल एक टेबल पर रखा हुआ है, टेबल से क्या हो रहा है, नीचे गिरा कितने सेकंड में, 1 सेकंड में नीचे गिरा। आपको पता लगाना है टेबल की हाइट कितनी है, टेबल की हाइट उतनी होगी जितना बॉल हाइट कवर करेगा गिरने में, बराबर। तो देखते हैं, तो यहाँ पर टाइम कितना दिया हुआ है बोलो, 1 सेकेंड का टाइम है आपके पास। जी का वैल्यू क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका जी का वैल्यू है, ठीक है ना। आपको क्या पता लगाना है, कैलकुलेट इट्स स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड, आपको ये पता। तो यू क्या है पहले यहाँ पर 0 मीटर पर सेकेंड। आपको क्या पता लगाना है, वी पता लगाना है कि वी कितना है, और हाइट यानी कि डिस्प्लेसमेंट पता लगाना है वो कितना होगा। इतनी बात समझ गए, ठीक है। अब बताओ कौन से फॉर्मूले से लेंगे इसको, काइनेमेटिकल इक्वेशन कौन से फॉर्मूले से लेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी ले लेंगे। हाँ तो ये फॉर्मूला ले लेते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी या जी टी हो जाएगा यहाँ पर। तो v का वैल्यू तो नहीं पता, u का वैल्यू क्या है 0, g का वैल्यू क्या है 10 और टाइम का वैल्यू क्या है 1। हाँ तो ये 0 और 10 1 सा क्या होगा 10, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब दूसरा क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला अपने पास क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a इसका फॉर्मूला है। v कितना मिला 10 का स्क्वायर, u कितना है 0 का स्क्वायर 2a यानी कि g कितना है 10, s अपने को पता लगाना है, बराबर। तो 10 का स्क्वायर 100, 0 का स्क्वायर 0 हटा दो, 2 2 जा 20s, ये 0 और ये 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 5 जा, s का वैल्यू कितना आएगा 5 मीटर, यानी ये टेबल की हाइट कितनी है 5 मीटर की क्या है टेबल की हाइट है। समझ में आया, ये दोनों को देख लो एक बार या लिख लो, ठीक है। अगला सवाल जो है ये काफ़ी कैलकुलेशन बेस्ड सवाल है, ठीक है। दोनों सवाल लगभग सेम ही है। क्या है देखो, द मास ऑफ अर्थ एंड मून आर गिवन टू यू, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू। कुछ बात समझे, देखो यहाँ पर अर्थ है, मून है, ठीक है ना, दोनों का मास दिया हुआ है। मास ऑफ अर्थ कितना होता है तो हमें याद होना चाहिए, ये वैल्यू 6 × 10⁻24 kg होता है। मून का मास कितना है 7.4 × 10⁻22 kg दिया हुआ है, ठीक है ना। इनके बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना है वो 3.84 × 10⁵ किलोमीटर, ठीक है। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू, आपको पूछा कि ग्रेविटेशनल फोर्स इनके बीच में निकालो, और कैपिटल जी का वैल्यू आपको दिया हुआ है। कैपिटल जी का वैल्यू क्या है 6.67 नहीं है 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है ना। हाँ अभी अपन ने फॉर्मूला देखा था, याद है। हाँ फॉर्मूला इसके लिए क्या लगेगा बताओ, F इज इक्वल टू जी, m1 m2 था तो यहाँ पर me और mm हो जाएगा, मास ऑफ अर्थ मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, यानी इन दोनों के बीच का स्क्वायर। सारा चीज़ दिया हुआ है, g दिया हुआ है, मास ऑफ अर्थ है, मास ऑफ मून है, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, आंसर निकालना है। समझ में आया, ये क्वेश्चन है आपका। तो g का वैल्यू क्या है 6.7 × 10⁻11। ध्यान से इसका कैलकुलेशन देखना, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना कोई बड़ी बात नहीं है, और एग्जाम में याद रखो स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में बनाना नहीं है डायग्राम, समझाने के लिए पता है। एग्जाम में क्या आना चाहिए, डेटा टू फाइंड फार्मूला सोल्यूशन। क्या बोला, डेटा टू फाइंड फार्मूला सोल्यूशन, 4 चीज़ें न्यूमेरिकल में होनी चाहिए, ठीक है। हाँ मास ऑफ अर्थ क्या है 6 × 10⁻24, मास ऑफ मून क्या है 7.4 × 10⁻22 अपॉन डिवाइडेड बाय r क्या है
3.84 इंटू 10⁵ दी होल स्क्वायर। इतनी बात ठीक है। अब जो भी आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले आप पावर ऑफ 10 को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर पावर ऑफ 10 यानी कि जो 10 के ऊपर जो पावर्स है ना, पहले इनको निपटाना है आपको, ठीक है। तो उसको निपटाने से पहले थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो अगर हो रहा है तो। देखो ये हो जाएगा 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4। यहाँ देखो 22 और 24 कितना हो जाएगा 46 में से 11 निकालेंगे कितना बचेगा 46 में से 11 निकाला, 4 में से एक 46 में से 11 निकाला 35 बचेगा ना, सिंपल ना। तो 10 यहाँ क्या आएगा 35। इतनी बात क्लियर है आपको? अरे क्लियर है या नहीं? ठीक है। यहाँ पर ये द होल स्क्वायर है तो ये क्या होगा बोलो 3.84 इंटू 3.84 स्क्वायर है ना, तो 2 बार लिखेंगे। और 5 2 कितना होता है 10, तो यहाँ क्या आएगा 10⁻10 बराबर। अब ये 10 को ऊपर भेज दो तो इससे क्या हो जाएगा माइनस। यानी कि फाइनली हमारे पास क्या बचेगा 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4 डिवाइडेड बाय 3.84 इंटू 3.84 10⁻, कितना हो जाएगा 20। समझ में आया? 35 में से 10 क्या हो गया माइनस हो गया, है ना। अब क्या बचा हमारे पास, ये नंबर्स बचे हैं जिनको हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, काफ़ी लोग अलग अलग चीज़ बता सकते हैं, हम सिंपली मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है ना। सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं कि नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं और उसी तरह से हमको करना है। 6.7 इंटू 6 कर लो, 6 7 का कितना होता है 42 और ये 4 कैरी 6 6 36 + 2 कितना होगा 40, तो 40.2 हो रहा है ये। अब 40.2 है इंटू क्या करना है 7.4 करना है, तो 7.4 से करते हैं। 4 2 8 4 0 0 4 4 16 7 2 14 7 0 0 1 बचेगा 4 7 28 8 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 2 हो गया। डेसिमल यहाँ एक के बाद तो टोटल 2 के बाद, तो यहाँ क्या आया बोलो 297.48 अपॉन में क्या है 3.84 इंटू 3.84 इंटू 10⁻25 है। इतनी बात ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब जो है, अब थोड़ा सा हम यहाँ पर चीज़ों का हम अपने इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसके डेसिमल हटाने की कोशिश करते हैं डिनोमिनेटर में। देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 297.48। अब ये ऐसे बता रहा हूँ, एग्जाम में इतना सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। 10⁻25 कैसे लिख सकता हूँ 10 स्क्वायर इंटू 10⁻23। अरे 25 ही होगा ना। आप पूछेंगे सर आपने 10 स्क्वायर क्यों लिखा, इसके 2 डेसिमल हटाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है 100 से। तो मैंने इससे मांग लिया भाई 100 दे दे तेरे में से, तेरे पास तो बहुत पैसे है, ठीक है। वैसे यहाँ पर 3.84 को 384 अगर लिखना है तो डिवाइडेड बाय क्या आएगा 100 आएगा। डेसिमल के बाद 2 नंबर तो डिनोमिनेटर में 1 के आगे 2 0, तो सिमिलरली यहाँ पर भी क्या आएगा 384 अपॉन 100। अरे बात वही है, ठीक है। मैं वहाँ पर भी कर सकता था वो, पर जब एक स्टेप अप हो जाओगे तब एग्ज़ाम में एक ही स्टेप में सब कर दोगे। अभी थोड़ा टाइम लग रहा है आपको। अब ये क्या हो जाएगा बोलो, ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 स्क्वायर माने 100 ही होता है ना, तो ये कितना दिखेगा 29748। अभी 10 को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। यहाँ क्या बचा 384 इंटू 384 और 10 है ना। 10 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर क्या होगा 10⁻4 होगा। अरे होगा ही नहीं 10⁻4, ये 10⁻4 है यहाँ पर, हाँ। और यहाँ पर आपके पास क्या है 10⁻23 है, ठीक है। हाँ तो अब क्या करो, पहले तो इसको कर लो, जैसे कि इसको लिखना है तो ऐसे लिख लो। देखो 29748। अब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास 10⁻4 इंटू 10⁻23 अपॉन क्या आया 384 इंटू 384, ठीक है ना, ये आया। तो ये क्या हो जाएगा 10⁻27 हो जाएगा। अरे बराबर है, 4 प्लस करेंगे तो। अब फाइनली यहाँ पर कोई डेसिमल नहीं बचा आपके पास, 29748 अपॉन 384 इंटू 384। समझ गए? अब आपको सिंपली क्या करना है, 29748 को एक बार 384 से डिवाइड करो
जो भी आंसर आए फिर उसको किससे डिवाइड करो, 384 से। इतनी बात समझे? ये अभी करके दिखाओ और मेरे को आंसर बताओ कि क्या आता है। हाँ, तो तुम लोग कह रहे हो कि 29748 डिवाइडेड बाय 384 कितना है बोलो? 77 पॉइंट। अब कुछ डेसिमल में आंसर बताओ आगे क्या आया है। नहीं आया? एग्जैक्टली 77 है। देयर शुड बी सम डेसिमल आंसर्स देयर। ओके, यहाँ पर डिवाइडेड बाय 384 है, इंटू 10 यहाँ पर क्या है 27 है। हाँ, अब इसको डिवाइड करना है अल्टीमेटली। इसको डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे हम? नॉर्मल जो डिवीजन होता है वो करेंगे। फिर दिस इज़ 384 और यहाँ क्या है 77। दिस इज स्मॉलर नंबर, you'll take 0 here, obviously there will be 0. Let's take 770. ये मैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दे रहा हूँ, ये 78 कुछ होना चाहिए। 384 है और 770, ऑब्वियसली 384 2 सा समथिंग कुछ जाएगा, है ना। 4 2 सा 8 होगा, 8 2 सा कितना होगा 16 होगा, 3 2 सा 6 7 होगा, 768 आ तो रहा है करीब में, 2 सा आ रहा है ना 0.2 समथिंग। और यहाँ क्या है 768 है, कितना बचेगा? 2 बचेगा, है ना। तो 0.2 समथिंग आंसर तो आ रहा है। और हमारा कितना दिया आंसर? 2 × 10⁻20 का दिया है ना न्यूटन, है ना। हाँ, तो ये जो दिया है आंसर आपको, तो यहाँ पर एग्जैक्टली पूरा जब कैलकुलेट करोगे तो 0.2 समथिंग कुछ है आगे, इंटू 10 कितना है यहाँ पर 27 है। तो यहाँ पे आके कुछ आपको नंबर्स मिलेंगे, तब उसका डेसिमल आगे बढ़ाओ। तो 2 × 10⁻20 का आंसर आना चाहिए आपके पास न्यूटन में। सिंपल, राइट। कोई बात नहीं। ओके, द मास ऑफ अर्थ इज 6 × 10⁻24 kg। अर्थ का मास कितना है? 6 × 10⁻24 kg है। द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन इज 1.5 × 10⁻11। इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू इज 3.5 × 10⁻22 न्यूटन, व्हाट इज द मास ऑफ सन? सेम क्वेश्चन है, वैसे ही है। देखो यहाँ पर जी क्वेश्चन है हमारे पास। मास ऑफ अर्थ है हमेशा की तरह जो सेम होता है, 6 × 10⁻24 kg। डिस्टेंस दोनों के बीच में दिया हुआ है कितना है? 1.5 × 10⁻11 मीटर का डिस्टेंस है। दैट शुड बी किलोमीटर, मीटर नहीं होना चाहिए, किलोमीटर होना चाहिए, शायद किलोमीटर ही होगा वो। उसके बाद जो है ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों के बीच में, तो ग्रेविटेशन फोर्स यानी कि F आपको दिया हुआ है कितना है? 3.5 × 10⁻22 न्यूटन, ये आपको दिया हुआ। ये ध्यान रखना, अगर यहाँ किलोमीटर हुआ तो बाद में हम चेंज करेंगे इसको, ठीक है ना। मीटर में दिया है, मीटर से किलोमीटर में जाना है तो बाद में चेंज करेंगे, पर मे भी शायद एरर भी हो सकता है। किसी की टेक्निक में किलोमीटर है तो देख लो वहाँ पर, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब आपको निकालना है मास ऑफ सन, निकालना है कि मास ऑफ सन कितना होगा। और जी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। फॉर्मूला अपने पास वही है। फॉर्मूला क्या है बोलो? F = G m1 m2/r² का फॉर्मूला होता है। तो F का वैल्यू दिया हुआ है 3.5 × 10⁻22, G का वैल्यू क्या है 6.7 × 10⁻11, m1 यानी कि मास ऑफ अर्थ क्या है 6 × 10⁻24 है। मास ऑफ सन क्या है नहीं पता, डिवाइडेड बाय r², ये कितना है 1.5 × 10⁻11 दी होल स्क्वायर। अरे बराबर है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो अब इसको आगे कैसे करेंगे? 3.5 × 10⁻22 वैसे का वैसे ही है, 6.7 × 6 कर दो, 24 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा? ठीक है, कितना 13 बचेगा ना, 13 बचेगा। यहाँ क्या है 1.5 × 1.5 × 10⁻, कितना होगा ये 22 होगा, इंटू मास ऑफ यहाँ पर क्या रहेगा? सन रहेगा। बराबर है, इतनी बात ठीक। ये सारा का सारा को उठा के वहाँ भेज दो, ठीक है ना, ताकि मास ऑफ सन मिल जाए हमें। तो क्या हो जाएगा 3.5 × 10⁻22 इंटू क्या होगा 1.5 है, इंटू क्या है 1.5 है, इंटू क्या है 10⁻22, पूरा डिनोमिनेटर यहाँ आ गया। अब इसको यहाँ भेज दो तो ये क्या हो जाएगा बोलो? 6.7 × 6 × 10⁻13 है। यहाँ क्या आपके पास
मास ऑफ सन है, ठीक है। अब क्या होगा, 10⁻22 10⁻22 कितना हो जाएगा, 10⁻44 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5 6.7 इंटू 6 10⁻44 है, और उसमें से 13 को क्या करना है, माइनस करना है। कितना बचेगा, 1 और 3 31। तो यहाँ क्या बचा है, 10⁻31 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है, मास ऑफ सन है, ठीक है। अब 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। तो 1.5 इंटू 1.5 क्या होगा, 2.25 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आया, 2.25। यहाँ क्या है, 6.7 इंटू क्या है, 6 है, इंटू 10⁻31 इज इक्वल टू मास ऑफ सन। इतनी बात ठीक है। 6 1 जा 6, 6 0 जा 0, 22 हो गया। कितना वो बचेगा, 3 6 3 जा 18 होता है ना। 18 हो गया तो कितना बचा, 4 बचा, है ना, 4 बच गया। 45 के लिए क्या करेंगे, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42। तो 6 7 जा कितना होगा, 42। 42 हो गया तो कितना बचा, 3। तो 6 5 जा 30। तो 0.375 हो रहा है, बराबर है। अब ये हो गया 0.375, और यहाँ पे 3.5 और यहाँ पर क्या है 6.7 है। ऊपर नीचे दोनों नंबर में डेसिमल क्या एक ही नंबर है, दोनों के डेसिमल डायरेक्टली हटा दो। तो ये 35 हो जाएगा, ये 0.375 वैसे का वैसे ही, और यहाँ पर क्या रहेगा 67 इंटू 10⁻31 इज इक्वल टू मास ऑफ सन। इतनी बात हो गई। अब हम 67 से इसको कैंसिल कर लेते हैं, अलग से कैंसिल करते हैं। 67 1 जा 67, 67 0 जा कितना होगा, 350 आ गया। 7 5 जा 35, 3 कैरी, 6 5 जा 30, 33, 335 आ रहा है ना लगभग। उसमें 60 प्लस कर देंगे तो ज़्यादा ही होगा। तो कितने जा ले लेंगे, 5 जा ले लेंगे, है ना। 350 में से 335 जाएगा, कितना बचेगा, 15 बचेगा। 15 बच गया, कितना हो गया, 150 हो गया। अब 150 हो गया, 150, हाँ 2 जा लेते हैं। 7 2 जा 14 हो गया, 6 2 जा 12 हो गया, 12 + 1 हाँ 134 हो रहा है। 3 जा बड़ा हो जाएगा ना, तो 134 अगर ले लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 16 बचेगा ना, 16 बचेगा। तो यहाँ पे 2 जा ले लिए तो कितना जा रहा है, 0.52 हो रहा है। हाँ 0.52 तक जाते हैं इसको लेके। तो यानी कि इसको डिवाइड करें कितना आया, 0.52। ये कितना है, 0.5 इंटू 10⁻, कितना है 31 इज इक्वल टू क्या है, मास ऑफ सन, ठीक है ना। हाँ अब इसमें से ज़रा ज़ीरोस को इस्तेमाल करते हैं। 0.52 है, इसको 52 बनाने के लिए कितने ज़ीरो चाहिए, 2। तो यहाँ से 2 ज़ीरो कम हो जाएंगे। 37 में से 2 ज़ीरो कम होगा, कितना बचा, 29 बचा, है ना। अब यहाँ से कितने चाहिए, 0, 3 नंबर है तो कितने ज़ीरो चाहिए, 3। तो 29 में से 3 कम कर दो, कितना बचा, 26। तो यानी कि अल्टीमेटली ये क्या होगा, 52 इंटू 375 इंटू क्या होगा, 10⁻26 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, मास ऑफ सन, है ना। हाँ देखते हैं, अभी 10⁻30 लिया गया। हाँ ये हो गया। तो 375 में अब क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 52, 5 2 जा 10, 3 4 जा 7 2 जा 14, 14 + 1 15, 3 2 जा 6 7, 750 बराबर। हाँ 5 5 जा 20, पहले ये आ जाएगा, 5 5 जा 25, 5 डाउन 2 कैरी, 5 7 जा 35, 35 + 2 कितना होगा, 37, 7 डाउन 3 कैरी, 5 3 जा 15, 15 + 3 कितना होगा, 18, 0 10 15 9 1। और अभी यहाँ पे डेसिमल नहीं है तो 19500, यहाँ पर 1.96 है आंसर, बराबर। हाँ तो देखो अभी इसको कैसे मैनिपुलेट करके आंसर लाना है। तो मास ऑफ सन यहाँ दिखाई दे रहा है हमारे पास 19500 इंटू 10⁻26 है। पहले ये 2 ज़ीरो को हटा दो यहाँ से, तो कितना हो जाएगा, 195 है, 10⁻2 होगा ना, तो 10⁻2 और ये कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अरे होगा या नहीं। अब वो बोल रहा है कि 1.96 चाहिए, इधर डेसिमल चाहिए, तो यहाँ से वो बढ़ा लो, और डेसिमल चाहिए ना उसको, तो और डेसिमल चाहिए, तो यहाँ पे कैसे आएगा, ये 195 है, ठीक है। हाँ देखो इसको मेरे को 1.95 करना है, क्या करना है, 1.95 है, 1.95 करना है तो मुझे इसको डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा।
195 को जब मैं डिवाइड बाय 100 करूँगा तभी तो 1.95 होगा, और 10⁻28 है। पर अगर मैंने डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, है ना। यहाँ 10 का तो ये क्या हो जाएगा, अब 1.95 हो जाएगा। 28 और 2 कितना होगा, 30। 1.9 मास निकाला है तुमने यहाँ पर, और मास तुम्हारा केजी में आ गया यहाँ पर, तो 1.95 या 1.96 ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। समझ आया? पक्का?